गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। 3 से 4 लेक्चर जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया और इसके पिछले लेक्चर में आईआईटी वाला वीडियो जो है अपलोड किए थे। आईआईटी वाला कॉन्सेप्ट उस तरह से दे दिया गया है और भी बाकी उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर दिए। वो जो है अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इसके कंक्लूजन पर। नहीं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन पर छोटू। तो सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हम लोग पढ़े हैं वही लिखने वाले हैं कि ताकि आपका नोट एक तैयार हो जाए। नोट्स एकदम स्टिकी नोट्स रखिएगा, मतलब जो मेन पॉइंट रहेगा वो नोट्स बनाइएगा ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पढ़ें, जब आपको महसूस हो, पता चलने लगे कि इस तरह से आसानी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा छोटू। सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंक्लूजन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंक्लूजन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात समझ में आ रहा? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इमेजिनरी नंबर के बारे में। बेसिक में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो वहाँ बताया गया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस रखता है उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर जानते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा कहते हैं। और वो आप क्लास में 11th में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा। और हम भी थोड़ा सा इस पर भी अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, क्योंकि जब आप उस लेवल से पढ़ रहे हैं आईआईटी के फाउंडेशन के अनुसार, आईआईटी के अनुसार पढ़ रहे हैं तो लेवल हमको देना ही पड़ेगा। तो इसके कारण से उसमें भी हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पर जितना यूज है, जितना आपको अभी ज़रूरत है उतना दे दिया जाएगा और बाकी आप 11th क्लास में पढ़िएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कंक्लूजन में लिखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले इमेजिनरी नंबर पढ़े थे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू रखता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा? तो सबसे पहले कंक्लूजन में यही लिखने वाले हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, बस ऐसे ही नोट, इमेजिनरी नंबर ऐसा ही नोट्स बनाना है आपको। इमेजिनरी नंबर के बगल में लिखना है एग्जाम्पल। इन्हें कि आपका डिफिनेशन वगैरह नहीं चलने वाला है, क्योंकि डिफिनेशन लेंगे तो फिर तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, वही कहानी छोड़ू। तो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा। बस इमेजिनरी नंबर को आप लिखिए कि जो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, बस निगेटिव वैल्यू विद इन स्क्वायर रूट, बस ऐसा ही लिखेंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू रिटेन इन स्क्वायर रूट। निगेटिव वैल्यू रिटेन इन स्क्वायर, या निगेटिव वैल्यू रिटेन अंडर द स्क्वायर, अंडर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यही पहला सबसे पहला पॉइंट होगा कंक्लूजन में कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, जो निगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर में रहता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल ध्यान से लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे रूट -1, रूट -5, रूट -6, बात समझ में आ रहा? रूट -25, और भी लिख सकते हैं रूट -384 माइनस में, रूट अंडर 947 माइनस में। बात समझ में आ रहा है? ETC डॉट 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 ETC, यही पहला कंक्लूजन बात की। बात समझ में आ रहा? तो स्टिकी नोट बनाने से ये फायदा होगा कि जब भी आप हाई लेवल का कॉन्सेप्ट किसी को बताते हैं तो आप इतना ही देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ माइंड में घूमने लगेगा। बात समझ में आ रहा? ये पहला पॉइंट लिखा दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे तो ये बताया गया था
दूसरा पॉइंट में हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे, नहीं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो उसमें भी बताया गया था कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। छोटा छोटा टर्म ले लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इसके पहले भी देखे थे इक्वेशन के बारे में, नहीं ध्यान से सब समझ लीजिए और कंक्लूजन लिखते जाइएगा। सबसे पहले इक्वेशन देखे थे इस बेसिक में, तो इक्वेशन में देखे थे कि x का मान एक क्या था, पार्टिकुलर वैल्यू था। बात समझ में आ रहा है, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ जो है इक्वेशन किसको कहते हैं, फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखने जा रहे हैं। फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, फॉर सर्टिफाइड पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, या पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x से भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल बात कर लेंगे, जैसे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कौन सा मान होगा, -3, जो RHS के बराबर करेगा। और भी दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x का कौन सा ऐसा मान होगा छोटू, 2x प्लस 5 बराबर 0, तो आप x का मान जो है x बराबर -5/2 होगा, है कि नहीं, x बराबर -5/2 होगा, क्योंकि x का मान आप रखिएगा तो यहाँ से 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा -5 और +5, 0 कर रहा है, तो यही एक पार्टिकुलर मान हो रहा। बस यही इस तरह से हम लोग इक्वेशन भी देख लिए, क्योंकि हर एक पूरा डिटेल में बताया गया, बस सिर्फ एक कंक्लूजन लिखते जा रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन लिख दिए हैं, तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। तीसरा कंक्लूजन में ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे छोटू, आइडेंटिटी बोलते हैं भी, या आइडेंटिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर सर्टिफाइड भी लिख सकते हैं, फॉर सर्टिफाइड ऑल वैल्यू ऑफ x, यही लिखिए तो और अच्छा रहेगा। फॉर सर्टिफाइड ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर सर्टिफाइड ऑल वैल्यू ऑफ x, यहाँ भी कर लीजिए फॉर सर्टिफाइड ऑल वैल्यू ऑफ x, यहाँ फॉर सर्टिफाइड पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ a के जगह पर कुछ भी रखिए, b के जगह पर रखिए, जो इधर मान में आएगा LHS में वही RHS में भी आएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब और -3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यही सब आपका इक्वेशन और आइडेंटिटी। बात समझ में आया छोटू, तो जितने भी अलजेब्रिक फार्मूला है ऑल आर आइडेंटिटी, यानी नोट में करके लिखेंगे ऑल अलजेब्रिक फार्मूला, ऑल अलजेब्रा फार्मूला आर, ऑल अलजेब्रा फार्मूला आर आइडेंटिटी या आइडेंटिटी, नोट ए इक्वेशन। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी अलजेब्रा फार्मूला है सब आइडेंटिटीज हैं। ऑल अलजेब्रा फार्मूला आर आइडेंटिटी, नोट ए इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे LHS लिखा हुआ है, RHS भी लिखा हुआ है, तो LHS इक्वल से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या बोल देंगे इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन नहीं होता। जितने भी अलजेब्रा फार्मूला है सभी आइडेंटिटीज होते हैं। बातें समझ में आया होगा छोटू, आशा करते हैं। फिर हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इसके बाद हम लोग चौथा नंबर में बात किए गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या बात किया गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या बात किया गया
यही बात किया गया था कि कोई भी अगर फॉर्म, इफ फॉर्म ऐसा ऐसे लिखिए, इफ फॉर्म, इसका फॉर्म जो है हमेशा इफ फॉर्म, इफ फॉर्म ये हमेशा किसके फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर, इफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 कह देंगे। बात समझ में आ रहा, एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और भी माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 भी कह देंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी कर सकते हैं। ये भी आपका एक्सप्रेशन है कि नहीं, बात समझ में आ रहा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इफ फॉर्म इसके फॉर्म में होगा वेयर, जहाँ की वेयर ए बी सी आर रियल नंबर होना चाहिए, लिख सकते हैं। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये आपका कंक्लूजन निकला छोटे। ये कंक्लूजन के बारे में हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस किए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात किए थे आइडेंटिकल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग बात किए थे आइडेंटिकल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग बात किए थे आइडेंटिकल इक्वेशन। इसको लिखिएगा जल्दी, जो बच्चे लिख रहे हैं लिखिएगा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है। बातें समझ में आ रहा है, ये सब सभी पढ़ा हुआ है आप लोग का छोटू, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और स्टिकी फाइल के तरह नोट्स बनाते जाइए हर एक चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला चीज़, बात समझ में। और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज देगा, हमेशा याद रखना है। तो ये कंक्लूजन लिखनी है, इधर वाला मिटाते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है, ये तो पहला कंक्लूजन इसका हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग आगे कंक्लूजन देखेंगे तो उसके बारे में भी सोचते हैं कुछ कहानी। चौथा पॉइंट तक बात कर लिए हैं। पांचवा पॉइंट में कंक्लूजन ये बात करने वाले हैं कि यदि ये भी बताए थे इसके आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटी इक्वेशन या आइडेंटिकल कहीं, आइडेंटिकल इक्वेशन किसको बोले थे छोटू, वैसा इक्वेशन जिसका रूट्स दोनों बराबर है कि नहीं, दो जो है वैसा इक्वेशन जो दोनों का रूट्स बराबर होगा उसको हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन कहेंगे। बात समझिए, यानी कहने का मतलब डिफिनेशन की बात करेंगे तो छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे, बोथ रूट्स आर सेम, बस इसे ज़्यादा नहीं लिखेंगे नोट में, बोथ रूट्स आर सेम या तो इक्वल, बोथ रूट्स आर सेम या इक्वल। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक जो है 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4, ये दोनों में आप दोनों का रूट्स निकालिए, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन बात कर रहा तो इक्वल टू 0 होगा, बात समझ में आ रहा है। इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0, दोनों का रूट्स निकालिए, दोनों का रूट्स निकाल के देखिए, इसका रूट और इसका रूट कितना देगा, 2 को देगा, और इसका रूट कितना देगा, 2 को देगा। तो दोनों का रूट निकाल के आप देखिएगा, इसका रूट निकाल के देखिए और इसका रूट निकाल के देखिए, दोनों के रूट बराबर आएंगे। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों का रूट बराबर है तो कैसा इक्वेशन, आइडेंटिकल इक्वेशन होगा। बातें समझ में आया होगा छोटी, यानी आप इसका रूट बढ़िया से आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। रूट तो बढ़िया फैक्टराइजेशन बीच वाला मिडिल टर्म वाला आता होगा, गुणनखंड आप तो बढ़िया से जानते होंगे फैक्टराइजेशन छोटी। तो यहाँ से दोनों का रूट मान लिया जाए, इसका रूट आया x बराबर 2 और 3 आया, तो इसका भी निकालिएगा तो x बराबर 2 और 3 ही आएगा। तो कैसा इक्वेशन होगा, आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आ रहा है। अब किन्हीं को लग रहा है कि सर आप डायरेक्टली कैसे कह दिए कि लिख दिए, आपको याद है एग्जाम्पल कि मतलब आइडेंटिकल इक्वेशन कैसे लिख दिए। तो वहाँ थ्योरी में पढ़ाए थे कि कोई भी आप पोलिनोमियल में कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल में या कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में
कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते हैं तो आपका रूट जो है पहले वाला जो पोलिनोमियल था उसके बाद जो आप कांस्टेंट क्वांटिटी गुना किए हैं दोनों का रूट हमेशा बराबर होगा। ये बात वहाँ चर्चा किया गया था पिछले लेक्चर में। आप थर्ड या सेकेंड लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, उसमें ये चर्चा किया गया था कि कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते हैं तो उस पोलिनोमियल का और जो पहले वाला यानी कोई पोलिनोमियल पहले से दिया हुआ और नया पोलिनोमियल निकालना चाहते हैं तो जैसे ही पोलिनोमियल दिया हुआ है इसी में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से तो कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करें तो नया पोलिनोमियल बनेगा। तो ये पोलिनोमियल से नया पोलिनोमियल में कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो दोनों का रूट हमेशा क्या होगा, बराबर है। दोनों का रूट क्या आएगा, बराबर है। कुछ भी इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसमें अब जो है आपको माने 3 कर तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। आप दोनों को निकाल के देखिए, पहला पोलिनोमियल और न्यू जो नया आया पोलिनोमियल दोनों का रूट देखिएगा बराबर होगा। उसी को हम लोग आइडेंटिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं ये सब क्लियर होगा छोटू। अब ध्यान से देखिएगा, पांचवा पॉइंट बात कर लिए हैं, अब छठा पॉइंट बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं, पांचवा तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। छठा पॉइंट में बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। छठा पॉइंट में हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। छठा पॉइंट में बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बात समझ में आ रहा। छठा पॉइंट में हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इट ऑलवेज फॉर्म, बस इतना ही लिखेंगे, वहाँ डेफिनेशन लिख दिए हैं। इट फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। इट फॉर्म, इसका फॉर्म कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर हो, रियल नंबर, इससे ज़्यादा आप नोट्स में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है, तो फिर लंबा हो जाएगा। और ए डज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही लिखिए। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा क्योंकि जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट करेगा और हेल्प करेगा। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 लिख देते हैं या 5x लिख देते हैं बराबर 0 कर देते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप जो है 3x स्क्वायर माइनस जो है 5 कर देते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि आप लिख सकते हैं ना 3x स्क्वायर प्लस 0 गुने x माइनस 5 बराबर 0, कितना हजारों बार बताए हैं। दूसरा नंबर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 9 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x निकाल देते हैं प्लस 7 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख सकते हैं बराबर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 0 गुने 7 सॉरी 0 गुने x लिख सकते हैं, x का टर्म है तो x लिखेंगे और प्लस 7 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बातें समझ में आ रहा। भाई आपका जो है कांस्टेंट टर्म जो है आपका ए कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए अगर 0 हो जाता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर सकते। बातें समझ में, महसूस कीजिए। कोई भी चीज़ को पढ़िए तो एकदम महसूस करके पढ़िए। महसूस अगर पता चल रहा है, फीलिंग पता चल रहा है कि बोर्ड पर क्या चल रहा है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। और जितना हमसे संभव हो रहा है छोटू, ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन में इतना हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से यहाँ भी दिया जा रहा है, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं काटा जा रहा है। बस जो भी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट रहेगा वो यूट्यूब पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले लेक्चर में भी बात किए थे। यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे इसीलिए नोट्स बनवा दे रहे हैं क्योंकि जब भी क्लास वैसा खुल जाएगा, सिचुएशन आ जाएगा तो फिर ऐसा रहेगा, जिनको भी दिक्कत है नोट्स के थ्रू दे दिया जाएगा और फिर तुरंत समझा दिया जाएगा। बात समझ में, उतना लिखने का टाइम नहीं देंगे, इसीलिए थोड़ा सा ये सब कंक्लूजन वगैरह लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग के पता है हम कितना आप लोग पढ़ते होंगे घर पे, हमको बढ़िया से पता है। जो बच्चे सीरियस है वो तो पढ़ ही रहे होंगे, जो बच्चे सीरियस नहीं हो तो उनके लिए विशेष तैयारी किया जा रहा है।
एक छठा नंबर तक देख लिए। अब हम इसके बाद आगे कंक्लूजन देखते हैं। 7वां नंबर ध्यान से देखिए। देखिए कंक्लूजन नहीं भी लिख सकते तब भी पर आप लोग समझ सकते थे, लेकिन कंक्लूजन लिखने से क्या होगा, जब भी कहीं प्रॉब्लम बताएंगे वहाँ पर आपको, जब वहाँ थ्योरी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप जो कंक्लूजन लिखा है तो उसको आप उलट के देखिए, ताकि उतना आपको कॉपी उलटने का समय भी नहीं रहेगा। आप आराम से एक पन्ना में लिखे हुए रहेंगे, आप आराम से बता सकते हैं डायरेक्टली। बातें समझ में आ रहा है? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा छोटू, तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। अब यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक देख लिए छोटू। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़े थे सीधा आचार्य फॉर्मूला पढ़े थे, नहीं सीधा आचार्य फॉर्मूला पढ़े थे। तो उनके अनुसार हम लोग लिखते फॉर्मूला बात किए थे, नोट में करके इस तरह से स्टार्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा। आचार्य फार्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या चीज छोटू, फार्मूला प्रूफ भी किया गया है, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ सब पर पे बात के लिए एक भी बिना प्रूफ के नहीं है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं x बराबर लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। बात समझ में आ रहा? x बराबर लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ रहा? जहाँ की वेयर आप ही सोचिए, यहाँ ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आप ये देख रहे 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 कर देगा तो क्या पूरा 0 कर देगा। यहाँ ये 0 के बराबर नहीं होने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये अगर 0 यहाँ होता है छोटू, तो 2 गुने 0 पूरा 0 और समथिंग बटा 0, समथिंग बटा 0 अनडिफाइंड, समथिंग बटा 0 अनडिफाइंड। बात समझ में आ रहा? ये आपको पता होना चाहिए। इधर साइड में लिख देते हैं समथिंग बटा 0, समथिंग बटा 0 अनडिफाइंड और 0 बटा समथिंग, 0 बटा समथिंग 0। क्लियर है कि नहीं? तो ये आप जो है यदि a 0 के बराबर करते हैं तो 0 2 गुने 0 हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा। आई समथिंग बटा 0 क्या कर देगा? अनडिफाइंड, तो परीक्षा से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कहा दिया 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखे थे इसका 2 केसेस में होगा। एक केसेस में आप कह सकते हैं केस 1 में कि x बराबर माइनस बी प्लस जे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना 2a। और एक केस दूसरा में बात करते हैं, एक प्लस लेके चल रहे हैं एक माइनस में, x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा कितना 2a। यही ना केसेस दोनों में बात कर सकते हैं छोटू, 2 केसेस में। फिर यहाँ बताया गया था कि डी को जो है हम लोग डिस्क्रिमिनांट, इसके आगे हम लोग पढ़े थे इसको इतना लिखे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते इधर मिटाते हैं छोटू। लिखिएगा इसको जल्दी, यहाँ जगह है लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बात समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ाया गया? पढ़ाया गया था डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया था कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरली बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी कहते हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट में बना के लिखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं छोटे। और इट इज डिनोटेड, इसको जो है डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई डी और जी से, डी और जी से डिनोट किया जाता है। बातें समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं? ये बात को ध्यान में रखिए। इतना लिखिएगा। ये हम लोग पांचवा छठा ये सातवां पॉइंट में भी आप करके लिख सकते हैं, ये सातवां पॉइंट भी करके आप लिख सकते हैं। ये इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को हो सकता है प्रूव करने के लिए 10 में दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सभी टोटल फार्मूला एक फार्मूला प्रूव किया जा गया है। बात समझ में आ रहा है? नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं डायरेक्टली लिख दिए। टोटल पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, एक वो का डेरिवेशन किया गया। बात समझ में आ रहा है? अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं छोटू। ध्यान देने वाली बात ये, अब यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब हम लोग फिर बात किए थे 4 केसेस में बात किए थे, नहीं 4 केसेस में बात किए थे। पहला केसेस में ये बात किए थे कि जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तब क्या होगा। फिर बात किए थे कि डी का मान लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा। फिर बात किए थे कि डी जो है, डी का जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तब क्या होगा। नहीं, फिर डी का जो है इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, है कि नहीं? यही 4 केसेस पे बात किया गया है। तो ये 4 केसेस में हम लोग लिखने वाले हैं कंक्लूजन में छोटू नेचर ऑफ रूट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नहीं, नेचर ऑफ कितना पॉइंट है? 8वां पॉइंट, 8 पॉइंट में। जैसे एक्स स्क्वायर अगर कोई फॉर्म है, इट इज फॉर्म अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो फॉर्म क्या क्या हो सकता है? केस 1 में, जहाँ की वेयर, ये तो आप जानते हैं ए 0 के बराबर नहीं, तब केस 1 में बात करते हैं। केस 1 में, क्योंकि यहाँ से ये पता चला, ऐसे हम लोग 4 केस में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से डी का मान निकाला गया। बात समझ में आ रहा? यहाँ से जो है डी का मान निकाल दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 चीज पता चला कि अगर डी का मान निकालते हैं, यानी डी डिस्क्रिमिनेंट के मान निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। यहाँ से अगर जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग ए कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं पूरा चीज, फिर बाद में नहीं लिखते हैं। यहाँ here the coefficient of x स्क्वायर बराबर a, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a, उसी तरह से द यानी कोफिशिएंट ऑफ x का b, और तीसरा में कांस्टेंट इक्वल टू c। ये बात को ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा उसको ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तब यूज आएगा जब आपको इस तरह से दिया हो रहेगा क्वेश्चन छोटू। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x
-5 इक्वल टू 0 रहेगा। और जब इसको फैक्टराइज आप कर रहे हैं तो फैक्टराइज संभव नहीं है, यानी फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं, बीच वाला टर्म तोड़ रहे हैं, यदि संभव नहीं। अब यहाँ तो हम चेक करके नहीं देखे 5 दिया 15 हो रहा, तो आप देख सकते हैं उसके अनुसार अगर फैक्टराइजेशन संभव नहीं है तो हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। जब फैक्टराइजेशन संभव नहीं है यानी बीच वाला टर्म नहीं टूट पा रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जब फैक्टराइजेशन संभव नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। और वहाँ से हमको 3 चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ए का मान, बी का मान और सी का मान, तभी ना आप पुट कर सकते हैं उसमें छोटू। यानी जब फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में नोट करके, नोट में लिख लीजिएगा, जब या वेन फैक्टर, इंग्लिश में ही लिखते हैं, वेन फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, when factorization is not possible, then श्रीधा आचार्य फॉर्मूला यूज। बात समझ में लिखती हैं कि जब फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो सीधाचार्य फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। सीधाचार्य फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे तो सीधाचार्य फॉर्मूला निकालेंगे तो 3 गो की जरूरत पड़ेगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए का मान किसको कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, कोफिशिएंट ए बी को जो है एक्स का कोफिशिएंट को बी को कहते हैं, कांस्टेंट टर्म सी कहते हैं। तो यहाँ आप लोग इसके अनुसार बोले ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा और सी बराबर कितना? -5। अब बाकी इसमें हम फॉर्मूला में रखेंगे, जैसा सिचुएशन आएगा उसके अनुसार चलेंगे। बातें समझ में आ रहा है? कब सीधाचार्य फॉर्मूला का यूज करते हैं? जब फैक्टराइजेशन ही नहीं संभव है। बात समझ में आ रहा है? जब फैक्टराइजेशन संभव है, आप मतलब स्प्लिट करके बीच वाला टर्म तोड़ के आपको नहीं आ रहा, तब इनका यूज करेंगे फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? आशा करते हैं सभी लोग के महसूस हुआ होगा छोटू। अब महसूस कर पा रहे हैं कि नींद आ रहा है तो फिर दिक्कत है कि नहीं? और इतना सवेरे सवेरे अगर नींद आ रहा है तो लक्षण बहुत खराब दिखेगा, है कि नहीं? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं, ये केसेस में तो हो गया, इधर छोटू मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट में देख रहे थे, ये पॉइंट उसी में बना के लिख लीजिएगा। नोमा पॉइंट में हम लोग बनाएंगे अब हम लोग नेचर ऑफ रूट में देख लेते हैं, केस 1 में बात कर लेते हैं। केस 1 में बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं? केस 1 में बात करते हैं जब वेन d ग्रेटर देन 0, ये पता है ना, ये जो है d ग्रेटर देन 0, ये वाला साइन तो आप जानते हैं, ग्रेटर देन पढ़ते है कि नहीं? और ये वाला साइन आप जानते हैं, लेस देन पढ़ते हैं, है कि नहीं? ये वाला साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये वाला साइन लेस देन और इक्वल टू। जब इक्वालिटी पढ़िएगा आप क्लास 11th में, और क्लास 11th में जब इक्वालिटी पढ़िएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है, और हम भी पढ़ा दिया जाएगा। जब आईआईटी को फाउंडेशन के अनुसार चले हैं तो ये सब सभी पढ़ा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, टेंशन नहीं लीजिए, वो सब भी दे दिया जाएगा। जितना हमसे संभव होगा उतना कर दिया जाएगा। पहले सिलेबस पर भी देखना और आईआईटी फाउंडेशन पर भी देखते हुए चलना। बात समझ में आ रहा है?
बस जितना पढ़ाया जा रहा है कि उतना अगर आप दिमाग में बनाते जाते हैं तो आपको आईआईटी में कभी दिक्कत होने वाले नहीं है। आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना भरोसा है तब की बात कर। जब डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका रूट्स देन, या आप ऐसे लिखिए, उतना काहे लिखिएगा, इस तरह से ही लिखिएगा। कॉलम बना लेते हैं, क्या डी का मान 0 क्या है कि नहीं, बार बार कितना लिखेंगे, शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं। तो डी का मान ग्रेटर देन 0 तो ये लिख देते हैं नेचर, और इधर लिख देते हैं रूट्स। क्या इधर क्या लिख देते हैं नेचर, और इधर क्या लिख दिए रूट। इस तरह से आप कॉलम बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से ही लिखिए, इधर जो है नेचर लिख देते हैं और इधर रूट्स लिख देते हैं। रूट कहिए या तो 0 कहिए बाबू, दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है कि नहीं। तो आप हमको बताइए कि डी का मान, नेचर का मतलब डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट कैसा होगा। डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट कैसा होगा, रियल और अनइक्वल होगा, रियल और अनइक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। वहाँ बताया गया कि रियल और अनइक्वल कैसे होगा, जब प्रॉब्लम इसका करेंगे तो और महसूस आपको होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर डी का मान लेस देन 0 होगा तो आपका कैसा आएगा, इमेजिनरी है कि नहीं, इमेजिनरी रूट्स आएगा। फिर तीसरा में, पहला में ये बात की है, दूसरा में ये बात की है, तीसरा नंबर में ये बात करने वाले हैं कि यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसा आएगा, रियल और इक्वल आएगा, रियल और इक्वल। वहाँ प्रूफ भी किए थे रियल और इक्वल कैसे आ रहा है। डी का मान 0 सीधाचार फॉर्मूला रख दीजिए, सीधाचार फॉर्मूला जो पढ़े वहाँ डी का मान जगह जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी ही बोल रहे हैं, उसके जगह पर आप रख दीजिए 0। देखिए रूट कैसा आएगा, रियल और इक्वल आएगा। ये सब पर विशेष वहाँ लेक्चर में चर्चा किया गया। आशा करते हैं किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट में अगर बात किया जाए तो इस तरह से लिखेंगे, ये तीसरा नंबर हो गया चौथा में, कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, यानी डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए तब, यानी चौथा नंबर डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, देन रूट्स आज जो है इसका कैसा आएगा, रेशनल। बात समझ में आ रहा, इसका रूट कैसा आएगा, रेशनल आएगा। इसको लिखिएगा छोटू, इस तरह से हम लोग बात किए थे 4 केसेस में। तो यही केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 है कि नहीं। ऐसे शॉर्ट में इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि आपको नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाइएगा तो बहुत महसूस होगा छोटू। जब भी आप देखते हैं, कभी भी कहीं भी ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपके पास नोट्स रहेगा तो आप आसानी से एकदम फाइट कर सकते हैं, मतलब आसानी से चीज़ें माइंड में हमेशा रिवीजन रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आप बना लीजिएगा डायग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं छोटू। आशा करते हैं लिख लिए होंगे। इधर मिटाते हैं। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे, नहीं, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे हम लोग। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे हम लोग, लिखेंगे छोटू। इसके आगे हम लोग बात करते हैं
अगला पॉइंट में जो नॉर्मल होगा, जो भी डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे। डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स देखेंगे। इसको लिखिएगा जल्दी वहां तक छोटू, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, तो इसमें हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं कि यहाँ जनरली अल्फा एंड बीटा उतना नहीं लिखने जा रहे हैं, लेट खै कर देते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन that is x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कह देते हैं। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कह देते हैं। तब क्या होगा छोटू? तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यानी यहाँ से आप ऐसे का सम और डिफरेंस कर दीजिए। 9 नंबर में सम और डिफरेंस कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा। सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रूट्स, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स कहिए, रूट्स के बाद पढ़ना है तो रूट कहिए। सम ऑफ रूट्स जो है यानी दैट इज सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, और सम ऑफ रूट्स हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात किया जाए तो दैट इज आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दे दिया जाए तो आप लिख सकते हैं दैट इज अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है सी बाई, और माइनस बी तो किसको कहते हैं वो तो बढ़िया से पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कहते हैं। एक किसको कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, ये भी लिखना होगा। लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बातें समझ में आया? आशा करते यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। इसको लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं? सम भी बात कर लिए, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट भी बात कर लिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसको पूरा ऐसे लिख दिए तो कोई बात नहीं, अगला पॉइंट में ही देख लेते हैं। 10वां में डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स देख लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स में बताया गया था कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा छोटू, यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स में बताया गया था, यानी डिफरेंस मतलब क्या? घटाओ माइनस किसका? रूट्स का। तो रूट क्या क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आया था, किन्हीं को याद है? अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आया था, किन्हीं को याद है? अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आया था छोटू? अल्फा माइनस बीटा बराबर आया था प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a आया था, नहीं 2a आया था। प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो लिखिएगा यहाँ तक।
क्लियर है कि नहीं? सम बात कर लिए, डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं यहाँ तक। डिफरेंस में अल्फा माइनस बीटा का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा सॉरी यहाँ जो है बटा ए स्क्वायर आया था ना, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कह रहे थे डिस्क्रिमिनेंट बटा ए स्क्वायर, यही प्रूव किए थे और आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट भी था। बात समझ में आ रहा है? और जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो सभी इम्पोर्टेंट आपके लिए है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के व्यू से। बात समझ में आ रहा? तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका 4 या 2 क्वेश्चन आईआईटी में आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछता है। तो आईआईटी में उतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? आप देखेंगे लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन आईआईटी वाला बात किया जाएगा उस तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर है छोटू? यही हम लोग इतना क्लास में 2, 3, 4, 5 लेक्चर जो भी हुआ था उसमें हम लोग इतना तक पढ़े थे। तो इसको स्टिकी नोट्स बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा? ताकि आप लोग को बहुत सहूलियत होगा। कभी भी आप जो भी पढ़ाते हैं, पोलिनोमियल पढ़ाएं और पोलिनोमियल में 1-2 लेक्चर बाकी है, उसका जो है ग्राफ बचा हुआ वो हम दे दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो मतलब दे दिया जाएगा, इधर पढ़ते रहिए। उसके बाद फिर अब जो है कुछ समय के बाद देखते हैं कि स्थिति सही रहता है गाइडलाइन के अनुसार, स्थिति अगर सही रहता तो ठीक है, नहीं अगर होगा तो फिर ऑनलाइन जैसे मतलब जिस तरह से दे रहे हैं फिर एक चैप्टर के और को स्टार्ट करेंगे और उसको भी देना शुरू करेंगे छोटू, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर हो जाए और कोई भी चैप्टर इधर उधर से नहीं खींचा जाएगा। आप चारों पट्टी मिला के देख सकते हैं। पूरा बिहार शरीफ में बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कहीं भी आप मिला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से कोई एंगल से नहीं होगा। और इतना आपको 10th में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए और भी आप जजमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जो भी है उनके पास शेयर कीजिए। और सब दिन हाँ जो है कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं होता है, नेट प्रॉब्लम ज़्यादा रहने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। और ऐसे हमेशा कोशिश करते हैं कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा सा उसको भी टाइम को मैनेज आप लोग कीजिएगा। कभी कभी जब भी वीडियो अपलोड नहीं होता है तो उस केसेस में आप पिछले वाले जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, है कि नहीं? तो रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा और बिल्डअप होगा। बात समझ में आ रहा है? इन्हें कि पोलिनोमियल पढ़ लिए, एक चैप्टर हो गया है, अब उसके बाद फिर हम कुछ पढ़वे नहीं किए। चैप्टर देखिए ना कितना स्पीड से जाएगा, वो तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। समय आने दीजिए, बहुत स्पीड से निकलेगा। ये सब खाली ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर होता है को पॉइंट नहीं बुझाया। बात समझ में आ रहा? तो अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें थोड़ा सा बात करेंगे आईआईटी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। बात समझ में आ रहा है? आईआईटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसी का वो लेक्चर ही रहेगा आईआईटी के। और वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाले। बाकी आप लोग इसके आगे समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो जो भी लेक्चर उस तरह से जाता है उसको जल्दी से आप देख लीजिए। बाकी फिर और भी दोस्त उसको जो भी है बता सकते हैं। क्लियर है? तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। क्योंकि जब भी आपको डी का मान लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी नंबर का खेल आ जाएगा। और इमेजिनरी नंबर का जब आ जाएगा तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा ज़रूरत तो पड़ेगा कि आई का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई क्यूब का मान कितना होता है, आई पर पावर 4 का मान कितना होता है, आई पर पावर 1 लाख का मान कितना होता है। बस समझ में आ रहा है? इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस पर बताया जाएगा ताकि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही हम लोग बात करेंगे। बात समझ, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, आईआईटी का सिलेबस में पूरा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। आज के हम लोग क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।